अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ज़ल अमीन साहब। ये ऑडियोलॉजिस्ट हैं और हमारी कॉक्लियर इम्प्लांट टीम का एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि ऑडियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है और कॉक्लियर इम्प्लांट में ऑडियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ज़ल अमीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर सर, खैरियत आप है? सुनाएं। अच्छा, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में चंद हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो कि लोगों के लिए हैं और आपका इनपुट भी लेंगे कि आप क्या समझते हैं। तो आप ये बताएं कि अक्सर जो बच्चे आते हैं आपके पास टेस्ट करने के लिए, वो छोटी उम्र के होते हैं, मतलब साल से छोटे होते हैं, या आपके तजर्बे में वो बहुत बड़े होते हैं फिर पेरेंट्स उनको आपके पास लेके आते हैं? आ, सर, इसमें ये है कि जो बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा जो बच्चे आते हैं हमारे पास वो बड़े होते हैं। 2 साल या 2 से ज़्यादा साल या अच्छा। 3 साल या 4 साल के बच्चे जो है ना हमारे पास आते हैं। तो असल में अवेयरनेस नहीं है। नहीं, आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी उम्र आप समझते हो कि 2 महीने 3 महीने हो, या नया नया पैदा हुआ हुआ हो नहीं कि? सर, आज तक हमारे जो पाकिस्तानी लेवल पे हमारे पास ऐसे बच्चे कभी भी नहीं आए, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस की ये मैं कमी। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो पैदाइश के वक्त ज़रूरी टेस्ट होते हैं, उनमें सुनाई का टेस्ट भी एक ज़रूरी टेस्ट होता है। और ये टेस्ट पैदाइश के फ़ौरन बाद हो जाता है बाहर के मुल्कों में, या कम से कम पहले महीने में हो जाना चाहिए। तो आप, इसका मतलब है कि लोग सुनाई की तरफ टेस्ट करने की तरफ आते ही नहीं हैं। और इस टेस्ट पे कितना खर्चा होता है और कितना टाइम लगता है, या कोई बड़ा प्रोसीजर होता है, या क्या करना होता है जो पैदाइश के वक्त पे आते हैं बच्चे सुनाई के लिए? नहीं सर, ऐसे कोई इस तरह कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। जो इनिशियल स्टेज है, जो इनिशियल टेस्ट है, उसको ओएई कहते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर अमीन, आप जो बच्चे आते हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट होता है, और ये कोई लंबा टेस्ट होता है, या फीस कितनी होती है, ये थोड़ा सा बताइए हमें। असल में सर, इसके लिए कोई लंबा प्रोसीजर नहीं चाहिए, ना कोई फीस वगैरह चाहिए। ऐसे है कि हम 500 से 1000 रुपये फीस लेते हैं, क्योंकि असल में हम फीस अपने नहीं लेते, मशीन के लेते। मशीन बहुत महंगा है, 40 लाख रुपए का इसका मशीन है तो अगर। 500 और 1000 रुपए तो कोई इतना फीस इतना नहीं फीस है? नहीं है। जी जी, तो इस इतने में ये टेस्ट हो हो जाता है? जाता है और कितना टाइम लगता है सर, इस? 5 से 10 मिनट तक हो जाता कोई है। इसमें नशा वगैरह देना कोई पड़ता? इनिशियल टेस्ट जो ओएई टेस्ट है, इसमें कोई नशे की जरूरत नहीं है। बच्चा रोए ना, इनिशियल स्टेज में बच्चे को नहीं पता चलता, तो जल्दी हो जाता है। जब यानी कि बच्चा बच्चा समझ जाता है एक्टिव ना हो, रो ना रहा हो, बिल्कुल खामोश हो, सोया हुआ हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ज्यादा बेहतर गुड। रिजल्ट आ जाता है। चलें, इसमें सिर्फ इस टेस्ट में 4 से 5 मिनट लगते हैं और 500 से 1000 रुपए तक का खर्चा आता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जिनका बच्चा भी पैदा होता है वो ज़रूर अपने आइडियोलॉजिस्ट से जाके उनको कहें कि OAE वाला टेस्ट हमें कर दें, कि हमारे बच्चे में सुनाई का कोई मसला तो नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर अमीन, इसके बाद क्या होता है? OAE में आप क्या देखते हैं? उसमें कोई मसला आ जाए तो आगे आप क्या करते हैं? असल में सर, ओएई ऐसे टेस्ट होता है जिसमें हम कोक्लियर फंक्शन देखते हैं। कोक्लिया के जो हेयर सेल्स है उसके फंक्शन देखे, कोई एक्टिव नहीं ना, एक्टिव है या नहीं है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो हमारे पास रेफर आ जाता है। रेफर या पास आ जाता है। अगर पास है तो इसका मतलब है कि बच्चा एक्टिव है, उसके हेयर सेल्स सब कुछ जो है ना एक्टिव है, वो काम कर रहा है। लेकिन अगर काम नहीं कर रहा तो इसका हम फिर जाते हैं डायग्नोस टेस्ट पे। डायग्नोस टेस्ट में हमारे पास फिर बेरा आ जाता है और एएसएसआर आ जाता है। बेरा में फिर हम डायग्नोस कर लेते हैं कि इसकी कितनी जो है ना फ्रीक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी लॉस है, कितनी डीबी लॉस है। चल। अच्छा, ओ आपको बताने का मकसद ये है कि जो OAE टेस्ट है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है सर। इसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की सुनाई में कोई मसला है या है नहीं या है। नहीं। अगर कोई मसला लगता है, यानी कि उस टेस्ट में आ जाता है कि ये बच्चा टेस्ट में फेल है, तो फिर आप फर्दर टेस्ट करते हैं उसको कंफर्म करने के जी लिए। सर। और फर्दर टेस्ट में फिर आप बेरा करते हैं बेरा या करते हैं, ASSR एएसएसआर करते करते हैं? हैं। ठीक। अच्छा, बेरा क्या होता है और कितनी फीस है, और कितने टाइम का प्रोसीजर होता है, या ASSR, इसके बारे में ज़रा बता दें। सर, मेरा एक डायग्नोस टेस्ट है जिसमें हम आउटर ईयर से लेकर ब्रेन स्टेम तक हम ये सारा प्रोसेस देखते हैं कि कहाँ पे जो है ना मसला आ रहा है। फिर अगर एसएसआर देखते हैं तो एसएसआर में हम एन डीबी देखते हैं कि कितनी डीबी लॉस है। अगर बेरा में हमें मसला आ रहा है कि भाई बेरा सही नहीं हो रहा, तो हम एसएसआर की तरफ जाते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि इस फ्रिक्वेंसी पे इतनी डीबी लॉस आ रहा है। ठीक। तो फिर हम आगे फिर रेफर करते हैं ईएनटी डॉक्टर के पास कि इसकी जो है ना, अगर परस कर 70 से कम है तो हम उसको
ENT डॉक्टर साहिबान जो है ना उसको हेयरिंग एड एडवाइस कर लेते हैं कि हेयरिंग एड लगा ले। अगर 70 से ऊपर है, सेवेयर या सेवेयर टू प्रोफाउंड या प्रोफाउंड लॉस है, तो फिर हम उनको जो है ना सारी कौन चीज़ों से में जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो ये है कि अ, जितना जल्दी हो सके और जितनी छोटी उम्र में हो जाए उसका जो रिजल्ट होता है ट्रीटमेंट का जो आउटपुट होता है वो बेहतर होता है। अगर टाइम लॉस हो जाए तो फिर हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और हम उनको देखते हैं कि उनका प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस आ रहा होता है और उसके बावजूद भी वो उनको हेयरिंग एड प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में सर इसमें मैं यही बात कहूँगा कि हम पाकिस्तानी लोग जो है ना फ्यूचर देख रहे हैं कि हमने पैसा कमाना है, लेकिन किसी की ज़िंदगी में नहीं देखी इसके फ्यूचर में क्या होगा। प्रोफाउंड लॉस में सर कोई भी हेयरिंग एड काम नहीं करता, ना बच्चा बोल सकता है, ना उसकी क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि उसको कोई लफ्ज़ जो है ना पूरा आ जाए, नहीं उसके डिस्क्रिमिनेशन का मसला होगा। अगर लफ्ज़ है तो आधा सुना होगा आधा नहीं सुना होगा, बोल चाल में उसको बहुत ज़्यादा मसला होगा। अच्छा, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से मेरी डिस्कशन हुई है तो वो ये कहते हैं कि ये जो है ना जब तक कॉक्लियर इम्प्लांट हो नहीं जाता उस वक्त तक इसको हेयरिंग एड प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस भी है या जो भी हेयरिंग लॉस है तो उस वक्त तक उसको हेयरिंग एड लगा लेना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ आवाज़ें उसको उसके कान तक पहुंचती रहें दिमाग तक। तो इस सिलसिले में आप नहीं सर, इसका तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर हेयरिंग एड पे आवाज़ जाती नहीं है उस प्रोफाउंड लॉस से, तो आवाज़ कहाँ से जाएगी। एक हेयरिंग एड काम ज़्यादा से ज़्यादा करे वो 110 dB तक कर रहा है, तो अगर बच्चे में 120 तक है ही नहीं, कोई हेयरिंग है नहीं, तो हेयरिंग एड कहाँ से उसको काम। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये आदी हो जाए हेयरिंग एड से, क्योंकि वो कोक्लियर इम्प्लांट के बाद भी उसने हेयरिंग एड ही लगाना है, तो वो आदी हो जाए। इस वजह से कोई लो प्राइस वाला हेयरिंग एड उसको लगाए ताकि बच्चा उस पर आदी हो जाए, और वो जो कोक्लियर इम्प्लांट जो प्रोसेसर है वो बहुत महंगा होता है, वो फिर गिराए ना, उससे तंग ना हो, तो उससे पहले अगर लगाए तो कोई यानी कि इसका ये फायदा हो सकता है कि उसकी आदत एक आदत बन जाए। अच्छा, लेकिन इसमें दूसरा एक चीज आ जाती है कि जिस तरह आपको पता है हम पाकिस्तानी सोसाइटी हैं, वालिदैन फिर ये समझना शुरू कर देते हैं, वो थोड़ा सा मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हैं कि हम बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, तो वो फिर कोशिश ही नहीं करते कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ जाने की। तो वो अपने आप को जिस तरह होता है कि धोखा देना कि हम बच्चे का इलाज करा रहे हैं। तो इसलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो सबसे पहले ऑडियोलॉजिस्ट का होता है, डॉक्टर्स से भी जाने से पहले ऑडियोलॉजिस्ट का होता है। और ऑडियोलॉजिस्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसका जो हेयरिंग लॉस है वो प्रोफाउंड है, बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये एडवाइस करें, काउंसल करें कि जितना जल्दी हो सकता है कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाएं। इन स्टेट के हेयरिंग एड आप उनको दे देते हैं, उनका खर्चा भी हो जाए और उसका कोई फ़ायदा भी ना हो, और पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाएं कि हम बच्चे का इलाज करवा रहे हैं, तो इससे उसका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा, और जो टाइम ज़ाया हो जाता है वो इरिपेयरेबल होता है, उसको कोई वापस नहीं कर सकता। थैंक यू डॉक्टर मीर। अल्लाह हाफिज़।